हेलो एवरीवन, मैं प्रकाश कुमार सिंह एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ब्रह्मास्त्र क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, हम आज केमिस्ट्री के क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 पे बात करने जा रहे हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। ठीक है, तो आज हम लोग बुक से बात करेंगे, यानी कि भारती भवन के बुक से पढ़ते चलेंगे और इसको लाइन से। तो जिन बच्चों के पास भारती भवन है या कोई अन्य प्रकाशन भी है तो सारी चीज़ वही होंगे, लेकिन भारती भवन के बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ। तो इससे अगर आप इसको लेकर अगर बैठे हैं, अगर आपके पास ये बुक है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसे देखते चलिएगा। तो देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण जो चैप्टर है, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, कौन कौन से पॉइंट को देखेंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो पॉइंट देखेंगे वो ये रहने वाला है, यानी कि इस पॉइंट पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है और इसका डिफिनेशन क्या होता है, इस चीज को देख लेंगे। उसके बाद अभिकारक और प्रतिफल के बारे में जानेंगे कि क्या होता है अभिकारक और क्या होता है प्रतिफल। तो हमें बेचैन नहीं होना है, बारी बारी से इसे नोट डाउन करते चलना है। जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं या जो मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो रेडी हो जाए अपने फेयर कॉपी को तैयार करने के लिए। उसके बाद हम लोग अगले स्टेप में चलेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया की क्रिया विधि देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया होता कैसे है। उसके बाद हम लोग अब रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता देखेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या विशेषता है, ये हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट डालता है या हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है इसका। तो सबसे पहले अगर हम लोग भारती भवन का अगर बुक खोलते हैं तो ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है वहाँ सबसे पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि हमारे दैनिक जीवन में प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ परिवर्तन होते रहते हैं। हमने देखा है हमेशा, अगर एग्जाम्पल में हम लोग ले ले तो हमारे शरीर में ही भोजन का पचना, ये क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। या हम बहुत सारे वस्तुओं को देखते हैं जिसके अवस्था में परिवर्तन होता है, वो भी क्या है, रासायनिक अभिक्रिया है। जैसे हम लोग लोहे की वस्तु को देखते हैं कि कुछ दिनों बाद उस पर क्या होता है, एक भूरा कलर का परत जमने लगता है, यानी कि लोहे पे जंग लगना भी क्या है, रासायनिक प्रतिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया ही है। रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप उस पर जंग लग रहा है। तो देखिए, उदाहरण के लिए जैसे हम लोग अपने घर में देखते हैं, दूध का दही में जमना, दूध का फटना, आर्द्र वायु में लोहे के सामान को खुला छोड़ देने पर उस पर जंग लगना, या चावल से भात का बनना, हमारे शरीर में भोजन का पचना आदि ऐसी परिवर्तन हैं जिनमें मूल पदार्थ अपने गुण एवं पहचान खो देते हैं। यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप क्या होता है, जो पदार्थ है वो अपने गुण खोकर दूसरे पदार्थों में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद बोल रहा है कि मूल पदार्थों में रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप रासायनिक परिवर्तन होते हैं। रासायनिक परिवर्तन हम लोग क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन दो प्रकार का देखे थे। भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा था कि पदार्थ के गुणों में भौतिक परिवर्तन होता है और नए भिन्न गुण वाले पदार्थ नहीं बनते हैं, और जो पदार्थ बनते हैं वो अपनी पूर्व अवस्था को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे परिवर्तन को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। तो कुछ चीज जो ऐसा है जो 9th क्लास का हमें लेके चलना पड़ेगा, इसीलिए मैं अपने चैनल में नया प्लेलिस्ट बनाने जा रहा हूँ जिसका नाम रहेगा कि बेसिक केमिस्ट्री 2.0, और उसमें जितने भी बेसिक होंगे, क्लास 8 के बच्चे हो, क्लास 9th के बच्चे हो या क्लास 10th के, क्लास 8 हटा ही दीजिए, 9th 10th 11th और 12th, जिनका केमिस्ट्री वीक है या जो केमिस्ट्री जानते नहीं है, उस वीडियो को अगर देखेंगे तो उनका और केमिस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगा। तो वो उन बच्चों के लिए ही है जो कि ए से स्टार्ट करे और जेड तक जाए। तो उसी व्यू से बेसिक केमिस्ट्री का 2.0 पहले से ऑलरेडी मेरा बेसिक केमिस्ट्री का लिंक है, यानी कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, लेकिन इस बार मैं टारगेट रखता हूँ कि बेसिक केमिस्ट्री 2.0 करके एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा। नाम तो अंतर रखना पड़ेगा जिससे आप लोग आसानी से देखें, लेकिन
जो पहले से बना हुआ है उसको भी देखेंगे तो हो सकता है थोड़ा पिक्चर क्वालिटी या ऑडियो या कुछ समझाने का तरीका अलग हो, लेकिन उसमें वही चीज़ है जो मैं समझाया हूँ, तो आप आसानी से समझ सकते हैं। क्योंकि मैं इसके पहले वाले साल यानी कि 2020 में अपलोड किया हूँ वो वीडियो, तो वो भी अच्छा है, लेकिन अब उसी चीज़ में जो जो कमियां रह गई है उसे मुझे दूर करना है, इसीलिए मैं दूसरा प्लेलिस्ट बनाऊंगा और बेहतर तरीके से समझाऊंगा। तो जो बच्चे इच्छुक हैं वो अभी जाके उसको देख सकते हैं। और नए वाली प्लेलिस्ट जैसे ही बन रहा है आपके पास, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाया होगा तो वो नोटिफिकेशन जरूर चल जाएगा। तो आज के टॉपिक पे हम लोग आते हैं। तो सबसे पहला चीज है हम लोग का रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन मैंने पिछले वीडियो में दे दिया है और इस वीडियो में भी आपको लिखवाते चलूंगा ताकि आपका ये जो फेयर कॉपी हो वो कंप्लीट हो। जैसे कि जब कोई रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, बुक में दिया हुआ है। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके नए गुण धर्म वाले पदार्थों का निर्माण करता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया। जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो देखिए मान लेते हैं ए बी से रिएक्शन करके ए बी बनाया, या तो हो सकता है ए बी से अभिक्रिया करके ए प्लस बी बनाए, यानी कि ये कोई पदार्थ है और दूसरे पदार्थ से अभिक्रिया करके ये सी और डी का निर्माण कर रहा है, सी और डी का निर्माण। तो वही बोल रहा है कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके क्या करे, दो या दो से अधिक या एक भी पदार्थ को बनाता है, वो पदार्थ का गुण क्या हो जाएगा, पहले के पदार्थ के गुण से क्या हो जाएगा, भिन्न होगा। तो ये क्या कहलाता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो इसका डेफिनेशन मैं यहाँ नीचे लिख दे रहा हूँ, आप इसे नोट कीजिए। डिफिनेशन कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं कि जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थों से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक पदार्थों का अधिक दो बार लिख दिया हूं, अधिक पदार्थों का निर्माण करता है तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है या रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए H2 प्लस Cl2 ये हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहा है। हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण यहाँ कर रहा है। तो अब बात ये आता है कि ये जो रासायनिक अभिक्रिया है जिसे हम लोग रासायनिक समीकरण से दिखाए हैं, आगे हम लोग देखेंगे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण कर रहा है। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ भाग जो ले रहा है यानी कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, इसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। इसे हम लोग कहते हैं अभिकारक। ठीक है। और रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे हम लोग कहते हैं प्रोडक्ट यानी कि प्रतिफल, जिसे आप लोग यहाँ देख रहे हैं अभिकारक और प्रतिफल। दो चीज मैं लिखा हूं, यानी कि अभिकारक को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं रिएक्टेंट और प्रतिफल को प्रोडक्ट, प्रतिफल बोले या उत्पाद बोले, ठीक है। प्रोडक्ट इंग्लिश में इसे प्रोडक्ट बोला जाता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि अभिकारक किसे कहते हैं और प्रतिफल किसे कहते हैं। तो अगर हम लोग अभिकारक का अगर डिफिनेशन देने का बात आ जाए तो हम लोग अभिकारक का डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं, कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं। तो अभिकारक, तो रासायनिक अभिक्रिया, ये रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। तो अभिकारक जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर
तो यहां लिख सकते हैं जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करता है उसे अभिकारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अभिकारक कहते हैं, यानी कि रिएक्टेंट कहते हैं। ठीक है। और प्रतिफल का डिफिनेशन क्या हो जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने पदार्थ को हम लोग प्रतिफल कहते हैं, यानी कि प्रोडक्ट कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे ये देख लेते हैं। तो इसको मैं रफ करता हूं यहाँ पे। तो प्रतिफल का डिफिनेशन कैसे दे सकते हैं? रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहते हैं। अभी हमने रिएक्शन देखा, रिएक्शन में क्या देखा था? हाइड्रोजन और क्लोरीन अभिक्रिया करके ये हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण कर रहे थे। किसका निर्माण कर रहे थे? हाइड्रोजन क्लोराइड का, यानी कि HCl का निर्माण कर रहे थे। तो यहाँ जो अभिक्रिया में भाग लिया था, यानी कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ बनाते हैं या नए पदार्थों का निर्माण करता है, उसे अभिकारक कहते हैं। तो इसे हमने अभिकारक कहा था, अभिकारक। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप, यानी कि अभिकारकों से जो प्रोडक्ट यहाँ पे प्रोडक्ट के रूप में बनता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिफल कहते हैं। प्रतिफल यानी कि प्रोडक्ट। और इसे हम लोग लिखेंगे क्या? रिएक्टेंट। तो ये स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, उम्मीद करता हूं कि ये आपको पूरा क्लियर हो। तो एक बार आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि। रासायनिक अभिक्रिया की क्रियाविधि क्या होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया कैसे होता है, उस चीज को देख लेते हैं। तो यहाँ मैंने बुक का ही पॉइंट लिखा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, मान लीजिए A और B के बीच में रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और अभिकारकों के अणु टूटते हैं। जो अभिकारक, तो हम जानते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया A और B के परिणाम स्वरूप C और D बन रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? हमारा अभिकारक। तो जो इसके अणु होते हैं, अणु और परमाणु के बारे में मैंने 9th क्लास के वीडियो में पूरा डिटेल से समझा दिया है, और आपको और डिटेल से समझना है तो मेरे प्लेलिस्ट में जाके समझ सकते हैं। तो जो अणु जो होता है वो परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अणु जो होता है परमाणु से, मान लीजिए कि लड्डू अणु है और लड्डू के छोटे छोटे जो बुनिया हम बोलते हैं वो क्या है? परमाणु है। तो सबसे पहले जब लड्डू को, मान लीजिए लड्डू को और बर्फी को हमको मिलाना है, रिएक्शन करवाना है और कुछ नया चीज बनाना है, तो क्या होगा? हम लोग लड्डू को पहले तोड़ेंगे, इधर बर्फी को तोड़ेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? उन दोनों को मिक्स करके और फिर से एक अलग लड्डू जैसे समझना वाला ही प्रोडक्ट हम लोग बनाएंगे। तो वो क्या हो जाएगा? पहले जो है अणु टूट रहा है दोनों का, यानी कि अभिकारक का अणु टूट रहा है और पुनः ये अभिक्रिया कर रहा है आपस में, और फिर से ये क्या कर रहा है? अणु जो परमाणु में टूटा था वो फिर से अणु का निर्माण कर रहा है, और इसमें जो बंधन होगा पहले के बंधन से अलग होगा, यानी कि पहले कुछ और तरीके से जुड़ा था और इस बार जो बंधन है वो नए बंधनों का निर्माण कर रहा है। तो यहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारकों के अणु टूटकर परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। किसमें परिवर्तित होते हैं? परमाणुओं में परिवर्तित होते हैं। फिर ये परमाणु ही आपस में पुनर्संगठित होकर प्रतिफल के अणु बनाते हैं। तो इसके साथ साथ इस बुक में नीचे लिखा हुआ है कि और अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणुओं के बीच नए बंधन बनते हैं।
एकदम लाजमी है कि नए बंधन बनेंगे। पहले जो था वो लड्डू के बुनिया के बीच में ही बनता था, लेकिन अब क्या हो रहा है, बर्फी के भी कण आ गए हैं। यानी कि जो बर्फी को मान ले अणु है, तो बर्फी का भी जो परमाणु था वो भी आ गया, और इधर लड्डू का परमाणु था वो भी आ गया, और इन दोनों के बीच में रिश्ता जुड़ रहा है। पहले दूसरे लोगों के बीच में रिश्ता था, यानी कि अलग अलग रिश्ता हो जाएगा। तो वही बोल रहा है कि अभिक्रिया के फलस्वरूप परमाणु के बीच नए बंधन बनते हैं। इधर कुछ और बंधन था इनके बीच में, लेकिन जब ये टूटे और रिएक्शन हुआ तो अब जो ये दो पदार्थ बन रहे हैं, इनमें जो बंधन होगा वो अलग अलग होगा। तो हम लोगों ने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया की क्या क्रियाविधि होती है। तो अणु क्या होता है, सबसे पहले तो काम होता है कि परमाणुओं में टूटता है, और परमाणु में टूटने के बाद ये परमाणु आपस में फिर से संगठित होते हैं और एक विशेष प्रकार के अणु की रचना करते हैं, जिसका गुण पहले के अणुओं के गुण से भिन्न होता है। ठीक है, तो ये कहाँ होता है, प्रतिफल में। यानी कि पहले ये टूटता है, फिर ये जुड़ने की क्रिया होती है और जुड़ के नया प्रोडक्ट बनता है, यानी कि प्रतिफल बनता है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता की बात कर ले हम लोग अगले पॉइंट की, तो बहुत विशेषता हम लोग अलग अलग देखेंगे, और इसके बाद वाली वीडियो में हम लोग इसकी विशेषता को देखेंगे पूरा डिटेल से। लेकिन मैं एक बार आपको इसमें समझा देता हूँ कि कई रासायनिक प्रतिक्रिया ऐसी होती है जिसमें गैस का निर्माण होता है, किसी में गैस का निर्माण नहीं होता है, किसी में उष्मा का उत्पादन, किसी रासायनिक अभिक्रिया में उष्मा उत्पन्न होती है, तो किसी का रंग परिवर्तित होता है, किसी की अवस्था बदलती है। ये सब क्या है, रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता है, जिसको हम लोग इसके नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो ऐसे ही पार्ट पार्ट करके आप लोग का इस बुक का वीडियो आएगा, जो कि आपके लिए काफ़ी उपयोगी रहेगा, और मैं कोशिश करूँगा जल्दी जल्दी वीडियो लाने के लिए। तो बस चलिए, तो अब हम लोग बात कर लेते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की कुछ विशेषताओं पर, कि रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं क्या क्या होती है। तो विशेषताओं में हम लोग देख रहे हैं, पहली विशेषता ये है कि गैस की उत्पत्ति। तो भारती भवन के बुक को हम लोग देखते हैं, तो पहला पॉइंट जो है गैस की उत्पत्ति, उसमें है कि कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिसमें गैस उत्पन्न होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रियाओं के परिणाम स्वरूप गैस का उत्पादन होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से कराने पर हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होता है। यानी कि हम लोग कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, गैस उत्पन्न होता है। तो हमने पहला एग्जाम्पल देखा कि दानेदार जस्ता की अभिक्रिया तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अगर कराते हैं या तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से, तो क्या उत्पन्न होगा, हाइड्रोजन गैस का। इससे क्लियर क्या हो गया कि गैस का उत्पन्न हो रहा है, हाइड्रोजन क्या है, गैस है। दूसरा हम लोग अगर बुक में देखें तो दूसरा है हमारा औक्षेप का बनना। अब ये औक्षेप क्या होता है, कैसे क्लियर होगा, तो औक्षेप को अगर जानना है तो आप एक कटोरी में थोड़ा सा दूध लीजिए और उसमें नींबू निचोड़ दीजिए। वो औक्षेप जो ऊपर जो श्वेत कलर का ऊपर की ओर छन के आएगा, यानी कि दूध फट के जो आएगा, वही क्या है, औक्षेप है। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें औक्षेप बनता है। बुक में एग्जाम्पल में दिया हुआ है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा सफेद औक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा भी एग्जाम्पल दिया हुआ है कि बोरियम क्लोराइड के जलीय विलयन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालने पर बेरियम सल्फेट का औक्षेप बनता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से। उसके बाद तीसरा है रंग परिवर्तन। अब रंग में क्या परिवर्तन होता है उस चीज को देख ले। तो कुछ ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसके परिणाम स्वरूप उसके रंग में भी परिवर्तन आता है, जैसा कि आप लोग देखते हैं। थप्पड़ पड़ने के बाद आपके गाल का रंग बदल जाता है, नहीं, ये रासायनिक अभिक्रिया नहीं है। हम लोग घर में अक्सर देखते हैं कि हल्दी वाला जो बर्तन होता है उसमें सर्फ डालते ही वो क्या होता है, लाल कलर का होता है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ और उसका क्या हो गया, रंग परिवर्तन हो गया। तो रंग में परिवर्तन होता है। एग्जाम्पल आप लोग बुक में देख सकते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है।
पोटेशियम परमैंगनेट के बैंगनी रंग के विलयन में थोड़ा थोड़ा करके नींबू का रस निचोड़ने पर विलयन का बैंगनी रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। विलयन का बैंगनी रंग क्या हो जाता है? गायब हो जाता है। दूसरा भी एग्जाम्पल दिया हुआ है, पोटेशियम डाइक्रोमेट के अम्लीय विलयन का रंग नारंगी होता है यदि इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाए तो विलयन का रंग नारंगी हो जाता है। विलयन का रंग क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। चौथा नंबर हम देखते हैं कि ताप में परिवर्तन। ताप में भी परिवर्तन होता है। कुछ में क्या होता है? ताप देकर हम उसे गर्म करते हैं, रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या हो जाता है? ताप पूरा ठंडा हो जाएगा। और कुछ ऐसी होती है जिसमें हम ताप नहीं भी देते हैं तो अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप क्या होता है? काफी मात्रा में ताप उत्पन्न होता है। हम लोग घर में चूने को देखते हैं, ठंडे चूने को अगर जल में डालेंगे तो क्या होता है? कुछ देर बाद खौलने लगता है। अगर हम लोग उसमें हाथ डालें तो हमारे हाथ का कलर चेंज कर देगा, इतना ही गर्मी होता है उसमें। ऐसा कीजिएगा मत आप लोग। तो क्या है? ताप में परिवर्तन। तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप ताप में परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए यदि कली चूना, बात आ गया यहाँ पे, कली चूना के एक ढेले पर जल गिराया जाए तो पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, तो ये तो रहा ताप में परिवर्तन। पांचवा नंबर हम लोग देखें तो अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन, तो कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होता है। उदाहरण के लिए मोमबत्ती को जलाने पर मोम का कुछ भाग द्रवित हो जाता है। मोम क्या हो जाता है? पिघल जाता है। और कुछ क्या होता है? द्रवित होकर नीचे गिर जाता है। और कुछ भाग वाष्प में परिवर्तित होकर जलता है, यानी कि गैस में बदल जाता है। यानी कि मोमबत्ती ठोस अवस्था में था, जलाने पर वो क्या हो गया? द्रव में भी पिघल गया और कुछ वाष्पित भी हो गया। तो ये क्या है? अवस्था परिवर्तन। हम लोग ने 9th क्लास में पढ़ चुका है। पदार्थ जो होता है वो 3 अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस, और इनकी अवस्थाएं बदलती भी है। तो वही बोल रहा है कि अवस्था में परिवर्तन। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की विशेषता कुछ इस प्रकार से है कि रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है? गैस की उत्पत्ति भी होती है और छेद भी बनता है किसी किसी रासायनिक अभिक्रिया में, सारे में नहीं होता है। तीसरा नंबर क्या है? रंग में भी परिवर्तन आता है। और चौथा ताप में परिवर्तन आता है। पांचवा नंबर अवस्था में भी परिवर्तन आता है, जिसको हमने बारी बारी से देख लिया। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चलेंगे रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।